ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कुछ बच्चों ने DBMS का AKU 2019 में पूछा हुआ सवाल पूछा है। अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों का सवाल लगातार आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, ये जो सवाल है ये आपसे पूछा गया है, 7 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको समझने में। कहता है व्हाट इज़ द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग डिटेल, हाउ कैन गारंटी सीरियलाइजिबिलिटी। तो देखिए, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक एक दो टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन क्या है, तो आप बहुत DBMS सिस्टम में बहुत बार यूज होता है। तो हमने क्या लिखा है कि ट्रांजेक्शन जो है ये एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है आपके डेटाबेस सिस्टम में, जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो लाइक इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। वेरी क्लियर। अब सवाल उठता है शेड्यूल, बहुत ज़्यादा यूज होता है नहीं क्या DBMS सिस्टम कंकरेंसी कंट्रोल में। तो शेड्यूल क्या होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन आप ऑपरेशन कर रहे हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, तो ये सब के लिए ऑपरेशन क्या होगा, क्या एक्शन होगा, तो वो लिस्ट ऑफ एक्शन जो होगा ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। इट इज क्लियर नाउ कि ट्रांजेक्शन क्या हुआ। तो सेट ऑफ है, ये आपका एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, इंसर्शन डाटा डालना, डिलीशन डाटा डाटाबेस से हटाना, मॉडिफिकेशन कोई डाटा को चेंज करना। अब ये सारे जो काम हो रहे हैं आपके, तो उस काम को करने के लिए जो सेट ऑफ एक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल, है ना। ट्रांजेक्शन के लिए जो सेट ऑफ एक्शन होंगे वो शेड्यूल कहलाएंगे, समझ गए। तो वो सेट ऑफ एक्शन क्या क्या है, रीडिंग, राइटिंग, अबॉर्टिंग, कमिटिंग, राइट। रीड करते हैं आप डाटा, राइट करते हैं, या फिर अबॉर्ट माने कैंसिल करना, कमिट मीन्स सेव कर देना डाटाबेस में, है ना। तो ये सब आपका शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, कंप्लीट शेड्यूल क्या होता है, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन ये सुनिश्चित करता है या तो वो अबॉर्ट होगा या तो वो कमिट होगा। अगर हर एक ट्रांजेक्शन का अबॉर्ट और कमिट लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट शेड्यूल कहलाएगा। चलिए, ये बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हम लोग डाटाबेस सिस्टम में सिस्टम को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, इंटरलीव कर देते हैं। तो हर इंटरलीव ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, मैंने बार बार बोला है आप लोग को, है कि नहीं। वही इंटरलीव ट्रांजेक्शन अलाउड है जो इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल होता है, ठीक है। अब ये बात कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं, लॉकिंग प्रोटोकॉल का मदद लेते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, तो ये भी आपका क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको कि सारे ट्रांजेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर हो गया बात। तो अब कहता है कि ये जो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये डाटाबेस में बेसिकली कितने तरह का ये सेट ऑफ रूल्स हम लोग अभी अभी पढ़ेंगे। यही तो है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। क्या है, यही तो सेट ऑफ रूल्स देगा जिसको हर ट्रांजेक्शन को फॉलो करना है, तभी हम वो इंटरलीव ट्रांजेक्शन आपका अलाउड होगा, ये डिसाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि दो तरह का लॉक आपके डाटाबेस सिस्टम में होता है, एक शेयर्ड लॉक, दूसरा एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक आपके रीडिंग डाटा आइटम पे लगाया जाता है, जिस डाटा को आप आइटम को आप रीड करना चाहते हैं वो शेयर्ड लॉक हुआ। और एक्सक्लूसिव लॉक किसके ऊपर लगाया जाता है, जब आप डाटा आइटम के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर एक्सक्लूसिव लॉक लगता है, समझ गए। ये दीज ऑल आर बेसिक फंडामेंटल बात जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। अब ये आते हैं हम लोग टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पर। अब इसका नाम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्यों कहा गया, क्योंकि इसका रूल कहता है कि अगर आपका लॉक एक्वायर होगा तो वो एक फेज कहलाएगा, और जब लॉक रिलीज होगा तो वो दूसरा फेज कहलाएगा, समझ गए। कि लॉक जब आप डाटा पर लगाएंगे तो वो आपका ग्रोइंग फेज कहलाएगा, ठीक ना, कि लॉक लगाते जा रहे हैं वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर एक बार ये लॉक को रिलीज कर दिया तो अब आप किसी आइटम को लॉक नहीं लगा सकते हैं। यही आपका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, इसीलिए इसका नाम लॉकिंग टू फेज रखा गया, समझे क्या। फिर से मैं बताती हूँ कि जब हम डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्वायर करेंगे तो बस लॉक एक्वायर करेंगे, और एक बार अगर हमने ग्रोइंग फेज और लॉक एक्वायर करने को क्या कहा जाएगा, ग्रोइंग फेज। और जब हम लॉक को अनलॉक कर लेंगे डाटा आइटम से तो वो कहलाएगा श्रिंकिंग फेज। लेकिन एक बार अनलॉक करने के बाद फिर आपको लॉक अलाउड नहीं है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ कि इसका टू फेज नाम क्यों, कि जब हम डाटा आइटम पर लॉकिंग करेंगे तो वो ग्रोइंग फेज कहलाएगा, और जब हम उसको अनलॉक करेंगे तो अनलॉक करने के बाद कभी भी कोई लॉक हम नहीं लगा सकते हैं, उसको श्रिंकिंग फेज कहलाएगा। बात खत्म। अब इसमें बात क्या होती है कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल हमेशा गारंटी करता है आपके सीरियलाइजिबिलिटी का। मतलब अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के आधार पर लिख दिया है तो वो निश्चित तौर पे इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल होगा, और जो ट्रांजेक्शन इंटरलीव ट्रांजेक्शन इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल होता है दैट इज करेक्ट। ओके, तो इसको जरा प्रूफ करते हैं विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, ये जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है,
अच्छा, इसमें एक लॉकिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, कि ये सीरियल शेड्यूल इक्विवेलेंट कैसे पता कीजिएगा, तो उसके लिए हमको एक लॉकिंग पॉइंट चाहिए। तो लॉकिंग पॉइंट ट्रांजैक्शन में वो पॉइंट होता है जहां पर आप ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, लास्ट लॉक करते हैं जो इस पॉइंट पर, और जहां पर फर्स्ट अनलॉक करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड लॉकिंग पॉइंट। क्लियर? कहीं तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे आप लास्ट में लॉक करिएगा और वहां से फर्स्ट अनलॉक शुरू कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड लॉकिंग पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पर आप आइए, एक एग्जाम्पल है, जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में 3 ट्रांजैक्शन दिया हुआ T1 T2 T3। अब इसमें रीड राइट ऑपरेशन ए डाटा पर परफॉर्म कर रहा है और राइट ऑपरेशन बी डाटा पर ये परफॉर्म कर रहा है। T2 इसी तरह ए डाटा पर रीड ऑपरेशन, डी डाटा पर राइट ऑपरेशन, T3 सी डेटा पर राइट ऑपरेशन और डी डेटा पर रीड ऑपरेशन, सॉरी सब पर रीड ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। अब 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या कहते हैं कि जब हम लॉक एक्वायर करेंगे तो फिर उस समय सिर्फ एक्वायर होगा, और जब रिलीज करेंगे तो उस समय सिर्फ रिलीज होगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ रीड होता है वहाँ हम कौन लॉक लगाएंगे, शेयर्ड लॉक। जहाँ राइट होता है वहाँ कौन लॉक लगाएंगे, एक्सक्लूसिव लॉक। यही बात याद रख के इसको लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए ये राइट ऑपरेशन डाटा आइटम ए पर हो रहा है और राइट ऑपरेशन बी पर हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों को क्या करेंगे। अच्छा, राइट ऑपरेशन इस पर करने के लिए राइट ऑपरेशन है, कौन सा लॉक लगाइएगा, तो आप कहिएगा मैम एक्सक्लूसिव लगा दीजिए, इसीलिए एक्सक्लूसिव लगा दिए, है ना। और उसके बाद राइट ऑपरेशन ए पर परफॉर्म करा लीजिए। अब देखिए बी पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक बी पर लगा दिए, और इसमें अब आगे कुछ है ही नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको क्या किए, अनलॉक कर दिए ए को, है ना। कि अब हम इसको पहले तो दोनों पर लॉक लगाए तो ये ग्रोइंग फेज कहलाया, और जब हम अनलॉक करना शुरू किए तो ये श्रिंकिंग फेज शुरू हो गया। तो यहाँ पर चूंकि लास्ट लॉक है इस ट्रांजेक्शन का और ये फर्स्ट अनलॉक है, तो ये फर्स्ट लॉकिंग पॉइंट आपका बन गया। क्लियर है ना। चलिए, तो ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए राइट ऑपरेशन बी पर, कहीं रीड बी पर हो ही नहीं रहा है, कोई और ट्रांजैक्शन बी पर कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो हम इसको ऊपर कर ही सकते हैं, तो इसलिए कर दिए उसको। वो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए अगर कोई इंटरलीव्ड हो तो। अब जैसे यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन किस पर हो रहा है, सी पर, तो आप कौन सा लॉक लगाइएगा, तो आप कहिए मैम जल्दी से शेयर्ड लॉक लगा दीजिए, लगा दिए हम, और रीड कर लिए सी पर। अच्छा, रीड कर लिए, उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सी के रीड करने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, रीड ए कर रहा है ट्रांजैक्शन T2, तो इसीलिए हम ये जो T2 रीड ए है उसके ऊपर क्या लगा दिए, शेयर्ड लॉक लगा दिए, ठीक ना। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर रीड डेटा आइटम डी हो रहा है, तब इसका राइट हो रहा है। ये सब ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक ना। तो पहले हम रीड करेंगे ट्रांजैक्शन T3 के द्वारा, तो यहाँ पर शेयर डेटा लॉक लगाएंगे, उसके बाद रीड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और काम करना होगा, डेटा आइटम ए को भी रीड कर रहा है, तो अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम शेयर्ड लॉक ए को लगा करके यहाँ डाटा को अनलॉक करना शुरू कर दिए, तो इसका लॉकिंग पॉइंट यहाँ बन गया। अब देखिए लॉकिंग पॉइंट जब यहाँ बन गया तो अब हमारे पास बचा क्या, राइट डाटा आइटम बचा हुआ है इसका, तो इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाएंगे, और फिर अब तो कुछ है नहीं इसके लिए, तो इसको भी अनलॉक करना शुरू करेंगे। तो नाउ दिस इज आवर लास्ट अनलॉक और फर्स्ट लॉक, तो ये लॉकिंग पॉइंट 3 बन गया, और ये दोनों आपका लास्ट में जो आइटम बचा उसको अनलॉक कर दिया आप, ठीक ना। तो अब जो आइटम को लॉक किए थे सबको अनलॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सब इंटरलीव है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब इंटरलीव्ड हो करके एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कहीं भी हमने लॉक को लगाने के बाद अनलॉक नहीं किया है। तो अब इसका जो लॉकिंग पॉइंट हमारा है यही सीरियल ट्रांजेक्शन का ऑर्डर बताएगा। तो फर्स्ट लॉकिंग पॉइंट T1 का है इसलिए T1 लिखा, फिर सेकेंड लॉकिंग पॉइंट T3 का इसलिए T3 लिखा, और थर्ड लॉकिंग पॉइंट T2 का है इसलिए T2 लिखा। ध्यान रहे जो गिवन ऑर्डर है इसमें प्रोसेसिंग का, वो ऑर्डर इसमें नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये वैलिड माना जाएगा। तो आप देखें कि जो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है उसमें सीरियलाइजिबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है और 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कैसे अप्लाई किया जाता है। और हमेशा 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल गारंटी करता है सीरियलाइजिबिलिटी को। इसका मतलब अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को 2 फेज लॉकिंग में लिखने में कामयाबी मिल गई तो वो एक्सेप्टेबल ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर हो गया ना बात हमारी। तो इस तरीके से ये आप लोगों का एग्जाम्पल के साथ अगर आप मार्क बनाएंगे इसी तरीके से तो आपको 7 मार्क्स में 6.5 भी नहीं मिलेगा, 7 के 7 पूरे मिलने हैं, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई और सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। और
अच्छे से पढ़िए, आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।